Standard unit is Tesla. Other unit is Gauss. Other unit is Gauss. Can you tell me Tesla और Gauss का relation क्या है? One Tesla is how much Gauss? One Tesla is how much Gauss? Can you tell me? Very good, Ashwant. Very good, Abhishek. Very good, Abhishek. It is 10 to the power 4 Gauss. One Tesla is 10 to the power 4 Gauss. ठीक है, तो ये यूनिट था बी का. वैसे ही जो म्यू जीरो होता है उसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर. म्यू जीरो का यूनिट होता है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर. ध्यान रखना. और वैल्यू तो आपको मालूम है म्यू जीरो की क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. आगे जाते हैं. और फ्रेंड्स, अगर मैं रिंग की बात करूं तो लेट अस कंसीडर कि मैंने एक रिंग यहाँ पे कंसीडर की हुई है, ठीक है, जिसका रेडियस लेट अस से ए है, और हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट डिस्टेंस एक्स. ठीक है, और रिंग में करंट फ्लो हो रहा है आई. तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होती है फ्रेंड्स म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. अगर एक करंट कैरिंग रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है, आप रेडियस को स्मॉल आर भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैपिटल आर भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, जो सिंबल लेना है लेने का. और सपोज पी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस एक्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. सो फॉर्मूला वुड बी म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. अगर फ्रेंड्स, अगर मुझे सेंटर पे फाइंड करनी हो तो कौन सी चीज को जीरो ले लूं मैं यहाँ पे, बताओ. अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड करनी हो तो कौन से टर्म को जीरो ले सकता हूं मैं यहाँ पे? वेरी गुड, हम x को जीरो ले लेते हैं, तभी जाके ये p पॉइंट कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आ सकता है. p पॉइंट को सेंटर पे लाना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड करना है, तो हमको ये x को जीरो बना देने का. तो x को जीरो बना देंगे तो बचेगा म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर रेज टू 3/2. 2 gets cancelled. So this is mu zero n I a square upon 2 a cube. A square cube gets cancelled, यानी बचेगा mu zero n I by 2a. Mu zero n I by 2a. This is the formula of magnetic field at the center of the coil. This is the formula of magnetic field at the center of the coil. बोलो, किसी को डाउट है? Okay, let us move further.
वी हैव अ लिस्ट ऑफ सर्टन फिगर्स जिनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला मैंने लिखी है। ये आपको न्यूमेरिकल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम लगेगी, गुडसेट में भी काम लगेगी और बोर्ड में भी काम लगेगी। आइए एक एक करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले की फिगर जो देखेंगे, पहली फिगर का हमारा कंडीशन है एंगल सबटेंडेड थीटा एट दिस सॉरी आर्क सबटेंस थीटा एट सेंटर। आर्क सबटेंस थीटा एट सेंटर यानी हम एक आर्क की बात कर रहे हैं। हम ये एक आर्क की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्क है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है एंड इट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। ये आर्क का रेडियस है स्मॉल आर। आर्क का रेडियस है स्मॉल आर। तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होगी म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होगी म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। म्यू जीरो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर वे थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, रेडियन में लेने का। अगर 30 डिग्री है तो पाई/3 लेने का। अगर 30 डिग्री है तो पाई/6 लेने का। 40 डिग्री 45 डिग्री है तो पाई/4 लेने का। 60 डिग्री है तो पाई/3 लेने का, है ना। जो भी वैल्यू है उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा आर्क दिया है आपको, लेटर से ऐसा दिया है, थीटा की वैल्यू लेटर से ऐसी दी हुई है 60 डिग्री, तो क्या करने का, थीटा जो न्यूमेरिकल में डालोगे वो 60 इंटू पाई/180 करके डालने का। तो 1 3 दैट इज पाई/3। तो ये थीटा को यहाँ पे पाई/3 करके डालने का सॉल्यूशन में, ध्यान रखने का। अब ये तो रही आर्क की बात जो सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड करता है। सपोज कोई आर्क है, उसके एक्सटर्नल उसके एक्सटर्नल एंगल के वजह से ऐसा दिया है कि वो आर्क एक्सटर्नली एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, एक्सटर्नली थीटा है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है टोटल एक सर्कल का एंगल 2 पाई होता है। तो जो सेंटर पे यहाँ पे एंगल सबटेंड हुआ होगा वो 2 पाई - थीटा होगा। इसके लिए फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, 2 पाई - थीटा आएगा। उसके बाद अगर ये आर्क को मैं बढ़ा दूं दोनों साइड तो ये मेरा सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल का मतलब क्या, वो एक आर्क ही है लेकिन सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, वो आर्क ही है यानी सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, वो सेंटर पे 180 डिग्री सबटेंड करता है। 180 डिग्री सबटेंड करता है। 180 डिग्री यानी कितना, पाई। तो टूक में थीटा की वैल्यू पाई डाल देने की, ये फॉर्मूला में। थीटा को पाई डालोगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर पाई नीचे पाई, पाई पाई कैंसल, कितना अच्छा, म्यू 0/4 आर बचेगा। यहाँ पे थीटा को पाई डाल दोगे तो म्यू 0/4 आर बचेगा। ये मेरा रहा सेमी सर्कल, ये मेरा हो गया सेमी सर्कल, बराबर है। अब रही बात 3/4 सर्कल की। तो 3/4 सर्कल में कितना एंगल आता है, 3/4 सर्कल में 3 पाई/2 एंगल आता है। तो यहाँ थीटा के बदले डाल दो 3 पाई/2, क्या दिक्कत है, 3 पाई/2 डाल दो। ठीक है, तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, म्यू 0 आई 4 आर, 4 पाई आर तो है ही, थीटा के बदले 3 पाई/2 डाल दो डायरेक्टली, तो आ गया 3/8 म्यू 0 आई अपॉन 8 आर। पाई पाई गेट्स कैंसल, 3/4 3/8 म्यू 0 आई/आर। जैसा कोई डाउट है इसके अंदर, यहाँ तक कोई डाउट है।
ओके, अब आपको मालूम है कि अगर सर्कल के सेंटर पे फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है उसका डबल कर दो खाली, क्योंकि दो सेमी सर्कल को इकट्ठा करते हैं तभी तो सर्कल बनता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल के फॉर्मूला में 2 मल्टीप्लाई कर दो खाली, तो 2 वन जा ने 2 टू जा हो जाएगा, तो म्यू 0 I/2R बचेगा। सेमी सर्कल की फॉर्मूला में 2 मल्टीप्लाई कर देने का खाली। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके, फिर हम बात करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल की। आप देख सकते हो यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल है जिसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों सर्कल, सर्कल की फॉर्मूला हमारे पास है μ0I/2R। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों सर्कल्स में करंट सेम है, तो अंदर वाले सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे μ0I/2R1, और बाहर वाले के लिए लिखेंगे μ0I/2R2। ठीक है, और एक बात यह है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं क्वेश्चन में तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बाय चांस नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं क्वेश्चन में n, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में करंट है तो। सो μ0 Ni/2 1/R1 प्लस 1/R2, ध्यान रखना 1/R1 प्लस 1/R2। सपोज नेक्स्ट केस की बात करो तो देखो बाहर वाले में करंट उल्टा कर दिया है, नेक्स्ट केस में मैंने बाहर वाले में करंट उल्टा कर दिया है, तो क्या चेंज आएगा, खाली एक ही चेंज आएगा, यहाँ प्लस के बदले क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस के बदले क्या हो जाएगा माइनस। तो कोसेंट्रिक में अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो ऐड करने का, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो माइनस करने का। किसको माइनस किसको करो वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, जो आपको पहले लेना है माइनस में, जो बाद में लेना है वही साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसा करंट में नहीं था, अंदर जाते हैं तो बाहर, अंदर जाते तो पॉजिटिव, बाहर जाते तो नेगेटिव अपन लेते थे, या बाहर जाते तो नेगेटिव तो अंदर जाते तो पॉजिटिव, वो आपके हाथ में, आपको कैसे लेना है कन्वेंशन। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो दोनों कोसेंट्रिक सर्कल की तो एडिशन करने का, ऑपोजिट में हो तो सब्ट्रैक्शन करने का। सपोज दो सर्कल्स है या दो रिंग्स है जिनके बीच में एंगल थीटा है, जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होगी B1² प्लस B2² प्लस 2B1B2 कॉस ऑफ थीटा, अगर दो रिंग्स के बीच में एंगल थीटा है। सिमिलरली अगर दो रिंग्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दो रिंग्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये थीटा 90 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है 0, यानी ये टर्म निकल जाएगा, यानी फॉर्मूला में क्या बचेगा B1² प्लस B2²। और यहाँ तो एक सर्कल ही है, तो सर्कल के लिए तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है, B1 की फॉर्मूला होती है लेट अस से μ0I/2R। पहले आइडेंटिकल रिंग्स है तो दोनों की सेम फॉर्मूला होगी μ0I/2R। ठीक है, अगर दोनों में करंट अलग अलग है तो I1 I2 लिख देना, अगर रेडियस अलग अलग है तो R1 R2 लिख देना, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लेकिन ऐसे फाइंड करते हैं, अगर दो रिंग के बीच में एंगल थीटा हो तो √(B1² प्लस B2² प्लस 2B1B2 कॉस ऑफ थीटा)।
बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में बाय चांस पूछ लिया कि एक सर्कल है, लेटर से एक सर्कल है, उसके सरकमफ्रेंस पे लेटर से कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और आपको पूछा कि अगर ए और बी के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, ए और बी के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, कोई भी दो पॉइंट ए और बी ले लिए, उस पे उसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट सर्कल पे आप लो, वो दो पॉइंट क्या करेंगे, उसके अक्रॉस जो कनेक्शन बनेगा वो पैरेलल कनेक्शन बनेगा, और पैरेलल कनेक्शन जब भी बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ के लिए मेरे को 3-4 पेज चाहिए और कम से कम घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, तो उसमें तो पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। खाली इतना ध्यान रखो कि सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट हो, ऐसा जरूरी नहीं ये दो ए और बी है। अगर एग्जाम में दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, लेटर्स से पी और क्यू है, तो पी और क्यू के अक्रॉस भी पूछा हो ना, तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर जो भी कोई भी दो पॉइंट है, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये अपना गॉस लॉ का भाई है, जैसा वहां पे अपना गॉस लॉ था ना, ऐसा यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ है। क्या फॉर्मूला है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर is equal to mu zero summation I. This is the formula of एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड देखने जाए, तो अगेन वहां पे तीन रूल आएंगे। सबसे पहला आएगा इनसाइड, फिर आएगा ऑन, और फिर आएगा आउटसाइड। आउटसाइड के लिए सबको मालूम है, फॉर्मूला होती है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, where r is the distance from the center of the wire to that point जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बी इनसाइड की फॉर्मूला क्या होती है? बी इनसाइड की फॉर्मूला क्या होती है? कैन यू टेल मी? बी इनसाइड की फॉर्मूला क्या होती है? द फॉर्मूला इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई रेडियस कैपिटल आर ऑफ द वायर का स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई रेडियस कैपिटल आर, वायर का रेडियस का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, इनटू स्मॉल आर। ठीक है। और ऑन की बात करें तो फॉर्मूला हो जाती है म्यू जीरो आई अपॉन स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर डाल दो यहाँ पे, या ऊपर वाले में स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर डालो, सेम ही फॉर्मूला आएगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इनसाइड की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी वायर की बात करूं, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और आउटसाइड की बात करूं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता भी हूं, तो आप देख सकते हो इट इज इनसाइड, ऑन और आउटसाइड।
तो इनसाइड के लिए आपको मालूम है इट वुड बी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यानी स्ट्रेट लाइन आएगा। और आउटसाइड के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर यानी हाइपरबोला आएगा। बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो अभी हम सोलेनॉइड की बात करते हैं। आपको मालूम है कि अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं, ठीक है, तो सोलेनॉइड में क्या होता है? सोलेनॉइड में क्या होता है मुझे बताओ। इनसाइड द सोलेनॉइड यू नो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, और उसकी फॉर्मूला होती है म्यू जीरो स्मॉल एन आई, वेयर स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आउटसाइड द सोलेनॉइड ऑलवेज द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, दिस इज फॉर सोलेनॉइड। और आपको मालूम है जो टोरॉइड होता है वो सोलेनॉइड के एंड्स को अगर आप मुड़ा के सर्कुलर शेप दे दो, है ना, आपने पढ़ा था टोरॉइड। सोलेनॉइड को मुड़ा के अगर आप सर्कुलर शेप दे दो तो वो टोरॉइड बन जाता है। तो ऑब्वियसली टोरॉइड सर्कु ये सोलेनॉइड का भाई है, तो उसके लिए भी आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहने वाली है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इनसाइड के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सेम ही चीज तो है। लेकिन टोरॉइड में स्मॉल एन जो होता है वो एन अपॉन लेंथ तो होता है, लेकिन सर्कल का लेंथ है, इसलिए उसको क्या लिखते हैं अपन? 2 पाई आर। तो सोलेनॉइड में हम लिखते हैं स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपॉन एल, लेकिन टोरॉइड एज इट इज सर्क्यूलर हम कैपिटल एन अपॉन लेंथ तो लिखते ही है, लेकिन लेंथ के बदले अपन 2 पाई आर लिखते हैं, सरकमफरेंस, क्योंकि सर्कल का लेंथ होता है सरकमफरेंस। बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर? तो अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ, वायर किया, फिर सोलेनॉइड किया, फिर टोरॉइड किया, ये सब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से किया। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में, हमारे सिलेबस में टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में पूरा की पूरा यही चीज है। ठीक है, जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा ना, बाद में मैं आपको बायो सर्वत लॉ वाली फॉर्मूलाज भी बताऊंगा। ठीक है, वो अभी एग्जाम में हमारे कंटेंट में या सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको उसका दूसरे डायमेंशंस में भी कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो समझाऊंगा। ठीक, अभी इतना ध्यान रखो जो टेक्स्ट बुक में है। चलो, अब आपको मालूम है फ्रेंड्स कि अगर मैं दो मैग्नेट्स रख दूं, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल, दो मैग्नेट्स रख दूं, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल, और उसके अंदर एक वायर रख दूं, ये वायर के अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, और ये वायर की जो लेंथ है दैट इज एल। ठीक है, और ये वायर को, ये जो रॉड है, लेट अस से रॉड है, उसको मैंने एक एक्सटर्नल वायर से ज्वाइन कर दिया जिसमें बैटरी है। तो मैंने क्या किया, एक रॉड ले लो जिसका लेंथ एल है, करंट आई फ्लो हो रहा है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है इट इज फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड विल ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ, आप देख सकते हो फिगर में जो एरोज है वो सारे नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो अपन ने दो मैग्नेट रख के क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दी है नॉर्थ से साउथ। उसके अंदर मैंने एक रॉड रख दिया है जिसकी लेंथ एल है, अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, वहां से वायर और बैटरी कनेक्ट कर दिया।
तो आपको अगर फोर्स की फॉर्मूला पूछी है कि भाई ये रॉड पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स की फॉर्मूला होगी IL वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहो तो भी कर सकते हो, इट विल बी ILB साइन थीटा, it will be ILV sin theta. That will be the magnitude of force on this rod. Magnitude of force on this rod. किसी को डाउट है इसके अंदर? सिमिलरली सपोज आपको दो वायर्स रखे गए हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस से I1 और I2। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स की फॉर्मूला है, दैट इज गिवन बाय म्यू जीरो I1 I2 L अपॉन 2 पाई बाय। ये L को भी अपन फोर्स के नीचे ले जाते हैं, तो ये याद रखना आसान रहेगा। तो सपोज दो वायर्स है, दोनों की दोनों में करंट I1 I2 फ्लो हो रहा है, और दोनों दोनों के बीच में सेपरेशन Y है। तो इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स की फॉर्मूला होगी, तो आप ऐसा बोल सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्मूला होगी, दैट वुड बी म्यू जीरो बाय 4 पाई, म्यू जीरो बाय 2 पाई, सॉरी, म्यू जीरो बाय 2 पाई बाय I1 I2। फोर्स बाय लेंथ इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई बाय। दिस इज द फॉर्मूला। This is the formula of force between two wires, या force per unit length of two wires. Please tell me, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, कैसा फोर्स होगा? यस, वेरी गुड, इट वुड बी अट्रैक्टिव फोर्स, वेरी गुड। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपल्सिव फोर्स, ध्यान रखना। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आपको मालूम है हम लोग फोर्स और चार्जेस डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, वो सबको मालूम है क्या होता है, क्यू इंटू ई है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर लगता है, उसकी फॉर्मूला सबको मालूम, क्यू इंटू डी डी वेक्टर क्रॉस। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐड कर दूं, तो उसके अंदर मुझे नया फोर्स मिलता है, जिसको हम बुलाते हैं, ओके, वॉइस लैग हो रहा है। ओके, अभी अभी कैसा है? अभी अभी क्लियर है? ओके, ओके, बराबर है, कोई बात नहीं। देखो, कोई भी चार्ज है ना, सिस्टम में कोई भी चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला होती है क्यू इंटू ई वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला होती है क्यू इंटू वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यू तो चार्ज है, वी डी तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो आप देख सकते हो क्यू कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में बचेगा ई प्लस वी डी क्रॉस बी। ये हमारे लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला है। अब ये जो एफ एम वेक्टर है ना, वो बहुत यूनिक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं,
तो फॉर्मूला हो जाती है क्यू वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इट इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? ओके फाइन, लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग अ हेलिकल पाथ। आपने पढ़ा था ये वाला हेलिकल पाथ वाला, मैंने पढ़ाया था। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर दो वेलोसिटीज इंपॉर्टेंट होती है। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज v cos थीटा, और एक वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस मैंने z ली हुई है। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, वो मेरे पार्टिकल को आगे पुश करती है, आगे पुश करती है। और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, v sin थीटा, वो मेरे पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देने का काम करती है। आई एम रिपीटिंग, जो vx है वो आगे पुश करेगी, और vz है वो गोल घुमाने का टाइम काम करेगी। यानी मेरा पार्टिकल गोल घूम रहा है वो किसके वजह से? vz के वजह से। और आगे जा रहा है तो किसके वजह से? vx के वजह से। तो ऐसा ऐसा गोल घूम के जाएगा, यानी ये कौन सा पाथ हुआ? हेलिकल पाथ हुआ। तो एक बात नोट करो फ्रेंड्स, आगे जाता है किसके वजह से? vx के वजह से। और गोल घूमता है किसके वजह से? vz के वजह से। ठीक है, अब ये जो रेडियस ऑफ द पाथ है, सर्कुलर पाथ, उसकी फॉर्मूला होती है एम वी जेड अपॉन क्यू बी। वी जेड को वी साइन थीटा लिख सकते हैं, सो इट इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर होता है, इसलिए साइन 90 ले लेते हैं, साइन 90 1 हो जाता है। तो साइक्लोट्रॉन में रेडियस की फॉर्मूला बन जाती है एम वी अपॉन क्यू बी, वेर एम वी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो उसको अपन पी अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ इन केस ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी को डाउट हो तो बताओ। ओके फाइन, सो नेक्स्ट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल की फॉर्मूला है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, यू कैन से म्यू के बदले अपने टेक्स्ट बुक में एम है, यू कैन से एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसमें ये एम फैक्टर को अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज निया, एन आई ए, एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो दिस कैन बी रिटन एज बिना साइन थीटा। मैंने सिखाया था बिना साइन थीटा। ठीक है, और अगर ए और बी यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा बिना साइन 90। अब साइन 90 तो 1 होता है, तो बच जाएगा खाली बिना। दिस इज माई रिक्वायर्ड टॉर्क, दिस इज माई रिक्वायर्ड टॉर्क। किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके फाइन, तो अभी ये चैप्टर में खाली हमारा गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक रह गया है।